हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आज आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज से हम नया टारगेट स्टार्ट करेंगे जो आपका EMRS एग्जाम के लिए होने वाला है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो आपका जो क्वालिफाई एग्जाम है उसमें आपको NEP करके एक टॉपिक दिया गया है, जो हम आपको MCQ के माध्यम से पूरा कराने वाले हैं, जिसमें जितने भी NEP की जो इंग्लिश PDF है, जिसे 66 पेजेस में है, तो उसको हम कंप्लीट कवर करवाएंगे, है ना, ताकि आपका एक भी MCQ मिस ना हो या फिर एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं NEP 2020 के MCQ और PYQ, है ना। तो जितने भी हमारे MCQ और PYQ रहेंगे उसमें से ही आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा, तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर क्लासेस में तो रहता है कि वो आपको थ्योरी करवाती हैं, पर हम आपको MCQ और PYQ से ही पूरा कवर करवा देंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा अच्छी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और जो भी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी हम और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, 10+2 संरचना की जगह NEP 2020 स्कूली शिक्षा के लिए किस नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना का प्रस्ताव करती है। पहला ऑप्शन है 5+4+3+3। सेकेंड ऑप्शन है 5+3+3+4। थर्ड ऑप्शन है 3+5+3+4 एंड लास्ट ऑप्शन है 5+3+4+3। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, नई 5+3+3+4 संरचना में बुनियादी चरण किस आयु वर्ग को कवर करता है। पहला ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष की आयु। दूसरा ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष की आयु। तीसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष की आयु एंड लास्ट ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष की आयु। तो बताइए जो 5+3+3+4 संरचना है उसमें जो बुनियादी चरण है उसमें किस आयु वर्ग को कवर करता है। 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के, 6 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के, या फिर 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के कवर करता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 8 वर्ष की आयु को कवर करता है ना। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है जिसे 2025 तक प्राप्त किया जाना है। पहला ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय में 100% सकल नामांकन अनुपात। सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है सभी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण एंड लास्ट ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए पूर्ण डिजिटल साक्षरता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कम से कम ग्रेड 5 तक और बेहतर हो कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा का अनुशंसित माध्यम क्या है। पहला ऑप्शन है इंग्लिश। दूसरा ऑप्शन है हिंदी। तीसरा ऑप्शन है होम लैंग्वेज यानी कि घर की भाषा, मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा एंड लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा एंड लास्ट ऑप्शन है संस्कृत। तो बताइए
कि जो शिक्षा का अनुशंसित माध्यम है वो क्या रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, कि घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा रहेगी या फिर संस्कृत रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय लैंग्वेज, सॉरी, होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज, यानी कि घर की भाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि एनएएस। तीसरा ऑप्शन है परख यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। एंड लास्ट ऑप्शन है एनसीएफएसई यानी कि स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परख यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, है ना। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाओं में सुधार का प्रस्ताव कैसे करती है? पहला ऑप्शन है उन्हें पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकार बनाकर। सेकंड ऑप्शन है छात्रों को उन्हें केवल एक बार देने की अनुमति देकर। तीसरा ऑप्शन है रटकर याद करने के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं या योग्यताओं का परीक्षण करके। एंड लास्ट ऑप्शन है उन्हें पूरी तरह से स्कूल आधारित आकलन से बदलकर। तो बताइए। देखो फ्रेंड्स, जिसको भी मतलब हमारी जो पीडीएफ होगी वो बाईलिंगुअल रहेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, जिससे हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकेंगे, है ना। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वहीं पे आपको सारी पीडीएफ दी जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रटकर याद करने के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं और योग्यताओं का परीक्षण करके, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? पहला ऑप्शन है 2 वर्षीय बीएड। दूसरा ऑप्शन है 1 वर्षीय बीएड। तीसरा ऑप्शन है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षा में डिप्लोमा। तो बताइए जो 2020 तक का है तो उसमें शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री, है ना। अगला क्वेश्चन है, नीति में सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कोर्स की स्थापना का प्रस्ताव है? पहला ऑप्शन है जेंडर समावेश कोर्स। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह कोर्स। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष। एंड लास्ट ऑप्शन है बालिका शिक्षा कोर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, नीति में सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कोर्स की स्थापना का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर समावेश कोर्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है 30%। दूसरा ऑप्शन है 40%। तीसरा ऑप्शन है 50% एंड लास्ट ऑप्शन है 75%। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50%। अगला क्वेश्चन है,
2040 तक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तावित मुख्य संरचनात्मक सुधार क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक एकल धारा विशिष्ट विश्वविद्यालय बनाना। दूसरा ऑप्शन है सभी सभी HEIS को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय कॉलेजों और HEI क्लस्टर में बदलना। एंड थर्ड ऑप्शन है सभी कॉलेजों को एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कराना। एंड लास्ट ऑप्शन है सभी HEIS को केवल निजी मॉडल पर ले जाना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी HEIS को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय कॉलेजों और HEI क्लस्टर में बदलना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 स्नातक डिग्री के लिए किस नई संरचना का प्रस्ताव करती है? पहला ऑप्शन है सभी विषयों के लिए एक निश्चित 4 वर्षीय डिग्री। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्षीय या 4 वर्षीय अवधि जिसमें कई निकास विकल्प हों, यानी कि प्रमाण पत्र हो, डिप्लोमा हो, है ना। एंड थर्ड ऑप्शन है 2 वर्षीय डिग्री जिसके बाद 2 वर्षीय मास्टर डिग्री हो। एंड लास्ट ऑप्शन है एकमात्र विकल्प के रूप में 5 वर्षीय एकीकृत मास्टर डिग्री। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्षीय या 4 वर्षीय अवधि जिसमें कई निकास विकल्प जैसे कि प्रमाण पत्र या डिप्लोमा हो, है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार कौन सा शोध केंद्रित शैक्षणिक कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है PhD, दूसरा ऑप्शन है MPhil, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड लास्ट ऑप्शन है MEd। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? MPhil। क्या होगा? MPhil। तो क्या पूछा है कि NEP 2020 के अनुसार कौन सा शोध केंद्रित शैक्षणिक कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? तो कौन सा कर दिया जाएगा? MPhil बंद कर दिया जाएगा। कब तक? किसके अनुसार? NEP 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किए जाने वाले नए शीर्ष निकाय का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एंड लास्ट ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो देखो इसके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखने रहेंगे आपको, जिससे कि आपको वो पेपर में डाउट ना रहे कोई भी, है ना। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस एकल छत्र निकाय का प्रस्ताव है? तो पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सेकंड ऑप्शन है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद एंड लास्ट ऑप्शन है सामान्य शिक्षा परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस एकल छत्र निकाय का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, यानी कि HECI, है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के
4 स्वतंत्र वर्टिकल में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, थर्ड ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड लास्ट ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में कितने प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से अवगत होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75% एंड लास्ट ऑप्शन है 100%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%, है ना। अगला क्वेश्चन है सीखने, मूल्यांकन और योजना को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुफ्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सा नया स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान एंड लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, है ना कि है ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है किस निकाय को एक नई और व्यापक प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने का काम सौंपा जाएगा? पहला ऑप्शन है NCERT का एक नया संगठक निकाय, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NCERT का एक नया संगठक निकाय, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण और प्रिंट सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किस नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय परामर्श मिशन, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान एंड लास्ट ऑप्शन है संस्कृत ज्ञान प्रणाली केंद्र। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए किस नए नाम का प्रस्ताव है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है मानव क्षमता मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय एंड लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही ज्यादा इजी है ये तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है। इस निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है GDP का
4.43%। सेकंड ऑप्शन है कुल सरकारी खर्च का 10%। थर्ड ऑप्शन है जीडीपी का 6%। एंड लास्ट ऑप्शन है जीडीपी का 8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी का 6%। क्या हो जाएगा? जीडीपी का 6%। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमने एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवा रहे हैं, बहुत ही सर्च और रिसर्च करने के बाद ही करवा रहे हैं। तो आप यही पढ़ लीजिए, यही आपके लिए बहुत है ना? इससे आपका सारा पेपर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।